हेलो एवरीवन। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर अब तक काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा है। विडंबना तो ये है कि अब तक इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न खंडपीठों के बीच भी एक समान मत नहीं रहा है। किंतु 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस फैसले ने हिंदू बेटियों के साथ साथ सिख, बौद्ध और जैन धर्म के बेटियों को भी लाभान्वित किया है। इस फैसले के बाद अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों की तरह बराबरी का अधिकार दिया गया है, जबकि अभी तक बेटियों का पैतृक संपत्ति में जो अधिकार था वह कुछ शर्तों में बंधा हुआ था। इस फैसले के बाद हमारा फ़ोन कॉन्टिन्यूअसली बज रहा है। सबों का एक ही सवाल है कि अब उनका अधिकार उनके पिता की संपत्ति में बन गया क्या? तो इस बात को आसान शब्दों में समझने के लिए हमने इसे 3 चरणों या इंग्लिश में कहें तो फेजेस में विभाजित कर दिया है। विश्वास करें, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पिता की संपत्ति में आपका अधिकार है या नहीं। जैसा कि हम अभी अभी आपसे बोले हैं कि बेटियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार को सहजता से समझने के लिए हम इसे 3 चरणों या फेजेस में डिवाइड किए हैं। पहला चरण जो है वो 1956 से 8 सितंबर 2005 का है। दूसरा चरण 9 सितंबर 2005 से 10 अगस्त 2020 का है और तीसरा चरण 11 अगस्त 2020 से अब तक का है और आगे जब तक कुछ नया नहीं आ जाता तब तक रहेगा। अब पहले चरण को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसकी अवधि हम क्या बताएं? 1956 से 8 सितंबर 2005। ये पीरियड हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या इंग्लिश में कहें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का था और इस पीरियड में पैतृक संपत्ति में बेटियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। हम दोहराते हैं, 1956 से लेकर 8 सितंबर 2005 तक पैतृक संपत्ति में बेटियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। ओके, अब दूसरे चरण और फेज की बात करते हैं। इसकी अवधि हमने क्या बताया था? 9 सितंबर 2005 से 10 अगस्त 2020। इस डेट को हमारा मतलब है 9 सितंबर 2005 को पार्लियामेंट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुछ संशोधन कर बेटियों को कोपार्सनरी राइट अर्थात पैतृक संपत्ति में बेटों की तरह समान अधिकार दे दिया है। तो ये गुड न्यूज़ है कि नहीं? पर कुछ ऐसी बातें थी जैसे कि किस बेटी को अधिकार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कब से मिलेगा, अधिकार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आदि जैसे बातों को परिभाषित नहीं किया गया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में समानता नहीं बना पाई, जिसका उदाहरण हमें 2 केसेस में मिलता है। पहला प्रकाश वर्सेस फूलवती के मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट एक बेटी को यह दलील देते हुए कि उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 वो ये डेट है जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन किया गया था से पहले हो गई थी, इसीलिए उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। पर सिर्फ 2 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने दनम्मा वर्सेस अमर के मामले में यह कहते हुए कि बेटियों का अधिकार जो 2005 के संशोधन के बाद सेक्शन 6 में दिया गया था जन्म से है, इसीलिए इस बात के बावजूद कि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई थी, फिर भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया गया।
दनम्मा वर्सेस अमर के केस में पिता की मृत्यु 2001 में ही हो गई थी और वे छोड़ गए थे एक अपनी विधवा पत्नी, 2 बेटियां और 2 बेटे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी को 5 भागों में बांटते हुए हर एक को 1/5 शेयर दिए। इस तरह से हम देखें तो हमारा दूसरा फेज़ 9 सितंबर 2005 से 10 अगस्त 2020 का काफ़ी कन्फ्यूजन से भरा रहा है कि नहीं। अब विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जजमेंट जो 11 अगस्त को आया, हमारा यहाँ से तीसरा फेज़ और तीसरा चरण शुरू होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज की पीठ ने पिछले दिए हुए दोनों फैसलों, पहला प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016 याद करें, और दूसरा दनम्मा वर्सेस अमर 2018 को ओवर रूल करते हुए बेटियों को पैतृक संपत्ति में संपूर्ण अधिकार दे दी। मीन्स एब्सोल्यूट राइट। पहले जो हम चर्चा किए थे कंडीशनल था, शर्त के साथ था, पर अब कोई शर्त नहीं रखा गया, एकदम एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया। ठीक है, जो कुछ इस तरह से है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के सेक्शन 6 की स्थिति को यथावत रखते हुए बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार को सुरक्षित रखा। अर्थात पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटे की समान ही अधिकार दिया गया है और जिम्मेवारी भी दी गई है। सिर्फ प्रॉपर्टी में राइट ही नहीं बल्कि एक समान जिम्मेवारी भी दी गई है। चूँकि ये अधिकार जन्म से दिया गया है, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है और बाद हुआ है, या फिर कोपार्टनर जो पिता हैं 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं। हर हाल में बेटी को अधिकार पैतृक संपत्ति में मिलेगा। तीसरी बात, अगर संपत्ति का विभाजन 20 दिसंबर, याद कर लें ये डेट, 20 दिसंबर 2000 पहले से ऑफिशियली या रजिस्टर्ड या फिर किसी भी पक्के तरीके से नहीं हुआ है, ध्यान दें नहीं हुआ है, तो बेटी का अधिकार उसके पैतृक संपत्ति से कोई नहीं छीन सकता। पर अगर ऑफिशियली विभाजन हो गया है तो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे बेटियों का अधिकार उसके पैतृक संपत्ति में फाइनली पक्के तरीके से दे दिया गया है। फिर भी हम आपके सहजता के लिए इसे एक बार फिर से सारांश में बताते हैं। बेटियों के अधिकार को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या किए थे, इसे 3 चरणों में विभाजित किए थे। याद करें, पहला चरण 1956 से 8 सितंबर 2005 जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का था। इस बीच एक बेटी को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा चरण क्या था, 9 सितंबर 2005 से 10 अगस्त 2020, और ये पीरियड था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम का, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का। बेहतर है कि बोले है क्योंकि ये अब तक यथावत है, बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव आया है। खैर, ये पीरियड कन्फ्यूजन वाला था, हम सब कंफ्यूज थे कि पैतृक संपत्ति में बेटी का राइट है कि नहीं है। पर तीसरा पीरियड जो 11 अगस्त 2020 को शुरू होता है, किसके साथ, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के जजमेंट के साथ, सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया और बेटियों का अधिकार पैतृक संपत्ति में रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कानून बनने से पहले से। कानून कब बना था, 9 सितंबर 2005 को, पर बेटियों का अधिकार उससे पहले से दे दिया गया, जिसे रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी की उम्र क्या है, उसका जन्म कब और कहाँ हुआ, उसकी शादी हुई है कि नहीं, या फिर कोपार्टनर जो कि पिता हैं उनकी मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई थी या बाद में।
किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकार है तो है। तो हम समझते हैं कि अब आप लोगों को भी इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि अधिकार है कि नहीं। फिर भी अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट है और अगर आप बिना कोर्ट गए सुलझाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इस बात के लिए दोनों पक्ष तैयार हों तभी। एक पक्ष के तैयार होने से हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दोनों पक्ष को एक साथ आना पड़ेगा, फिर इसे बिना कोर्ट गए सॉल्व किया जा सकता है। सो विश यू गुड लक।